जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उस फोर्स के बारे में जिसकी कभी बात ही नहीं होती है। तो जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, या इन्हें विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो सोल्जर्स हैं उन्हें विकासी कहा जाता है। और ये है इनके रेजिमेंट का इंसिग्निया, जिसमें एक स्नो लायन आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंसिग्निया लिया गया है तिब्बत के फ्लैग से, जिसमें नीचे आपको दो ऐसे ही लाइन नज़र आ रहे होंगे। तो इससे ये बात ज़रूर समझ में आ जाती है कि ये जो रेजिमेंट है ये है इंडिया में, बट ये कहीं ना कहीं काम करती है तिब्बतन लोगों से, या इसमें तिब्बत का भी कुछ रोल ज़रूर है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे। हिस्ट्री इनकी ये है कि 1950 में होता क्या है कि चाइना या पीएलए अटैक कर देता है तिब्बत पे, और तिब्बत पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे कुछ लोग इसको रेजिस्ट करते हैं और वहाँ पे फाइट करते हैं पीएलए से। अब इसको देखते हुए अमेरिका इन तिब्बती फाइटर्स की मदद करता है और इनको ट्रेनिंग देना शुरू करता है। इनकी ट्रेनिंग होती है पहले ईस्ट पाकिस्तान में, अब जिसे बांग्लादेश कहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान की मदद से अमेरिका इन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है बांग्लादेश में, और वहाँ से ट्रेनिंग इन्हें दे के इन्हें तिब्बत भेजता था, जहाँ पे ये पीएलए के साथ लड़ते थे। हालांकि अमेरिका ने कभी इनकी खुले में सपोर्ट नहीं की और इनको उतने हथियार दिए नहीं, तो ये पीएलए से हार जाते हैं और ये फिर भाग आते हैं दलाई लामा के साथ यहाँ भारत में, और ये आके यहाँ भारत में बस जाते हैं। अब तिब्बत की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला से वर्क जरूर करती है। तो काफ़ी सारे तिब्बती हैं जो भी हैं वो अपने भारत में इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इन इलाकों में बसे हुए हैं। तो इंडिया में ये रेजिमेंट क्यों बनाई गई, इसकी शुरुआत होती है 1962 से थोड़ा पहले। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनको ये प्रपोजल दिया जाता है कि हमें ही ऐसे इन फाइटर्स को यूज़ करना चाहिए और इन फाइटर्स की एक रेजिमेंट बनानी चाहिए और हमें तिब्बतियों की मदद करनी चाहिए और चाइना के खिलाफ। तो होता क्या है कि उस समय प्रधानमंत्री जी एकदम से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे पड़ोसियों के खिलाफ हो, खासकर चाइना के खिलाफ हो, और हमें तिब्बत में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो क्या होता है कि ये मना कर दिया जाता है इस प्रपोजल को। लेकिन जब 1962 में चाइना हमें धोखा देता है और हमसे वॉर कर देता है, और उस वॉर में काफ़ी शर्मनाक हार होती है इंडिया की, उस हार के बाद नेहरू साहब का दिमाग पूरी तरीके से पलट जाता है और वो शांति और अहिंसा की बात करने के बजाय इस रेजिमेंट को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस रेजिमेंट का प्रपोजल जो दिया गया था प्रधानमंत्री को, उसका श्रेय जाता है उस समय के आईबी के जो चीफ थे मलिक साहब, भोलानाथ मलिक, और जो विजू पटनायक जी थे। विजू पटनायक जी उड़ीसा के सीएम भी रहे हैं। अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेडी, वो उन्हीं के नाम पे है। तो ये होता क्या है, उसके बाद इस रेजिमेंट को बनाने की अनऑफिशियल अनुमति मिल जाती है भारत के प्रधानमंत्री से। अब इसको बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है मेजर जनरल सुजान सिंह उबान को। इनके नेतृत्व में इस फोर्स का गठन करने की अनुमति मिलती है। ये जिम्मेदारी इन्हीं को क्यों दी गई थी कि ये काफ़ी डेकोरेटेड ऑफिसर थे उस टाइम के। इन्होंने जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उसके लिए इनको ब्रिटेन ने मिलिट्री क्रॉस दिया था। तो ये उस टाइम पे जो कमांडिंग ऑफिसर थे 22 माउंटेन डिवीज़न के। तो इस वजह से ये जब शुरू में फोर्स बनाई गई एसएफएफ, तो इसका नाम दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट 22, या फिर इसका निकनेम था ये इस्टेब्लिशमेंट 22, क्योंकि जो मेजर जनरल साहब थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में 22 माउंटेन डिवीज़न को कमांड, उस समय उसके कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इस रेजिमेंट को बनाया गया 14 नवंबर 1962 को इसकी फाउंडेशन हुई इस वॉर के बाद में। अब जो खास बात है, जो काफ़ी स्पेशल है, वो ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फोर्स बनाई गई, ये कभी भी इंडियन आर्मी के अंडर काम नहीं करी है। इसको कभी भी इंडियन आर्मी से जोड़ा ही नहीं गया। ये हमेशा जो इंटेलिजेंस था इंडिया का, उसके साथ काम करती थी। तो पहले ये अंडर थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के, क्योंकि उस टाइम पे रॉ नहीं होती थी। रॉ का गठन हुआ है 1969 में, लेकिन जब रॉ बन गई तो ये फिर रॉ के साथ काम करने लगी। इसको जो हेड करता है, जो इसकी सुप्रीम रैंक है, वो है इंस्पेक्टर जनरल की,
जो कि होता है एक मेजर जनरल, अपने आर्मी का ही एक मेजर जनरल होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है उत्तराखंड के चकराता में। चकराता में ही इसकी ट्रेनिंग भी होती है, और चकराता ही वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिब्बती अभी रहते हैं। तो इनकी जो जो इस रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट है उसमें लिए जाते हैं तिब्बतन। ज़्यादातर इसमें जो सोल्जर्स हैं वो तिब्बती हैं। वो फाइटर्स हैं जो मुस्तांग फाइटर्स थे, जिन्होंने पीएलए के साथ लड़ाई लड़ी थी, और जो अब के तिब्बती लोग हैं जो भारत में रहते हैं, इन्हीं लोगों में से रिक्रूटमेंट की जाती है। अभी हाल फिलहाल में कुछ गोरखा कम्युनिटी से भी इसमें रिक्रूटमेंट की गई है, क्योंकि दोनों ही लोग इस इलाके में फाइटर्स हैं और दोनों ही लोग इस इलाके को अच्छे से जानते हैं। इस समय इसमें कोई 8 बटालियंस हैं जिन सभी को विकास कहा जाता है। तो इनकी ट्रेनिंग में सीआईए और आईबी ने मदद की थी। इनकी ट्रेनिंग में यूएसए का काफ़ी हेल्प है इंडिया को। ये बात भी आप ज़रूर समझिए कि इस बटालियन को बनाने में यूएसए का हेल्प है। उस समय सीआईए ने ही इनको ट्रेनिंग दी थी, सीआईए ने ही इनको हथियार दिया गया था। और एक स्पेशल चीज़ और भी है इस रेजिमेंट के बारे में कि इस रेजिमेंट को हमारे इंडिया के स्पेशल फोर्सेस के तर्ज पे नहीं बनाया गया था, इनको बनाया गया है यूएस के स्पेशल फोर्सेस के तर्ज पे, क्योंकि शुरू में इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो पूरी सीआईए के अंडर ही हुई थी। तो शुरू में इन्हें माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स में ट्रेनिंग दी जाती है। बट इनका जो रोल था वो ये था कि अगर आने वाले समय में अगर चाइना के साथ कोई वॉर होती है तो ये बिहाइंड चाइनीज़ लाइन जाके कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे। वहाँ पे रोल आ जाता है पैरा जंपिंग का। इस वजह से ये तय किया जाता है कि इन्हें पैरा जंपिंग या पैरा ट्रूपिंग के भी स्किल सिखाए जाएंगे। इसके लिए इन्हें भेजा जाता है आगरा के जो ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस जितने हैं या जितने भी स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे गरुड़ हुआ, पैरा एसएफ हुआ या मारकूज हुए, इन सबको पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा में ही दी जाती है। तो वहाँ पे इन्हें भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन क्योंकि आर्मी से इस रेजिमेंट को छुपाया गया था, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर था उनको ये बताया गया कि ये 12 गुरखा राइफल्स के सोल्जर्स हैं और ये यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। तो इस हद तक सीक्रेसी रखी गई है इस रेजिमेंट के बारे में कि आज तलक भी इंडियन आर्मी के जनरल या जो सीनियर रैंक के अधिकारी हैं उनको भी नहीं पता होता है कि ये रेजिमेंट कहाँ पे है, इस रेजिमेंट में कितने लोग हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये कहाँ पे डिप्लॉयड हैं, इनके वेपन सिस्टम क्या हैं, इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी होती ही नहीं है। तो अब इनके जो ऑपरेशंस हैं वो कई सारे हैं। ये जब से फॉर्म हुई है तब से ये लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये जो ऑपरेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये वो ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि ये रेजिमेंट जो है वो ऑफिशियल है ही नहीं। इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऐसी कोई रेजिमेंट है ही नहीं। इंडियन आर्मी ऐसे किसी रेजिमेंट के बारे में जानती ही नहीं है। तो ये जो ऑपरेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो ऑपरेशंस हैं जो इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिल के किया है, जिसकी वजह से जब बाद में वो ऑफिसर्स रिटायर्ड हुए तो उन्होंने इसके बारे में बताया, या फिर जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वो इन्होंने किया था 1971 वॉर में, जो हमारी हुई थी पाकिस्तान के साथ। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल। इस ऑपरेशन में ये मिजोरम से घुस जाते हैं बांग्लादेश में। वहाँ पे जो चिटगांव की पहाड़ियाँ थी उसमें घुस के ये पाकिस्तान की एक पूरी इन्फेंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। वो काफ़ी सफल ऑपरेशन था। उसके बाद इनका यूज़ हुआ था 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में। ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ गोल्डन टेम्पल में। गोल्डन टेम्पल में एक अकाल तख्त है जो कि सबसे ज़्यादा सैक्रेड है उस टेम्पल में। वहाँ पे भिंडरेवाला अपने मिलिटेंट्स के साथ बैठा हुआ था। वहाँ से वो लगातार फायरिंग कर रहे थे और वो आर्मी की टैक्टिक्स को समझते थे, क्योंकि उस समय भिंडरेवाले की मदद करने के लिए कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी थे जो खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे थे आर्मी को। तो फिर इस स्पेशल फोर्सेस के जवानों का इस्तेमाल किया गया अकाल तख्त पे कब्जा करने के लिए या उसे मिलिटेंट से फ्री करने के लिए। उसके बाद ये लगातार चाइना बॉर्डर पे ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो रिकॉर्ड कहाँ से होगा। अभी इनका नाम फिर से मीडिया में आया है क्योंकि ये जो अभी रीसेंट क्लासेस हो रही हैं लद्दाख में 2020 में, इसमें इनका फिर से रोल आया है। तो इस बार इंडिया ने जानबूझ के इसको पब्लिक कराया है, मीडिया में दिलाया है,
जिससे चाइना को एक मैसेज देना चाहता है इंडिया की अगर आप ऐसी कोई वॉर करते हैं हमारे साथ तो हम तिब्बत को भी आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। इस वजह से इस रेजिमेंट का नाम और इसके बारे में मीडिया में कुछ पब्लिक होना शुरू हुआ है। तो जो 2020 इस बार जो स्कर्मिश हुई है, खासकर 31 अगस्त की रात में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशंस किए हैं अक्रॉस द LAC, उस ऑपरेशंस में इस स्पेशल फोर्स का काफ़ी रोल है। और आपको याद होगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी था कि ये जो ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप, मागर हिल्स, गुरुंग हिल्स और ये जो फिंगर 4 की हाइट से इनको जो कब्जा करने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे चाइनीज़ को पीटा है, उन्हें भगाया है, वो काफ़ी स्पेशल लोगों ने किया है। तो यही वो स्पेशल लोग हैं जिन्होंने वो काम किया है और अब इंडियन आर्मी वहाँ पे कब्जा है, इन फोर्सेस, ये फोर्सेस भी वहाँ पे हैं। तो ये सारी ऑपरेशन डिटेल थी इस फोर्स के बारे में। अब जानते हैं कि आखिरकार ये चाइना के लिए इतना खतरनाक क्यों है या चाइना इनसे इतना क्यों डरता है। तो चाइना के डर के कई कारण हैं। एक तो ये अनऑफिशियल सीक्रेट गोरिल्ला स्क्वाड है। ये कभी भी चाइना में घुस के चाइना के सोल्जर्स के साथ क्या करती है उसकी कोई भी जिम्मेदारी इंडिया की नहीं है, इंडियन आर्मी की नहीं है। चाइना हमसे कह भी नहीं सकता या हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं। एक तो ये वही मुस्तांग रेबल्स हैं जो पहले PLA के साथ फाइट कर चुके हैं। ये PLA को अच्छे से समझते हैं, ये उनके साथ फाइट करना जानते हैं, ये उस पूरी टेरेन को समझते हैं, पूरे इलाके को समझते हैं। ये उस पूरे रीजन में, ये जो LAC का इलाका है, इस पूरे तिब्बतन रीजन में खासकर ये बेस्ट फाइटर्स हैं क्योंकि ये कोई ज़मीनी इलाका नहीं है। ज़मीनी इलाके में कोई भी ट्रेंड सोल्जर फाइट कर सकता है, लेकिन जब कोई टेरेन इतनी खतरनाक हो या ऐसी अनयूजुअल हो तो वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो ही वहाँ के सबसे अच्छे फाइटर्स होते हैं। और खासकर अगर उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो ये लोग जो हैं उस इलाके में सबसे अच्छे फाइटर्स हैं। मतलब ये PLA से और इंडियन आर्मी के जो रेगुलर ट्रूप्स हैं उनसे भी अच्छे फाइटर्स हैं इन रीजन में, क्योंकि इन्हें हर एक चीज़ पता है। इन्हें पूरी जो ये जो इलाका है इसमें कहाँ पे कौन से रास्ते हैं, कौन सा पास है, कौन सी झील है, इन्हें हर चीज़ पता है। तो ये काफ़ी अच्छे फाइटर्स हैं। ऊपर से एक चीज़ और है, इनकी पर्सनल एनमिटी है चाइना के साथ में। ये सिर्फ इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये इंडिया के पार्ट में है और इंडिया ने इन्हें ट्रेन किया है और इंडिया इनको यूज़ कर रहा है। इनकी अपनी पर्सनल एनमिटी है। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये जरूर बैठा हुआ है कि हमें चाइना से बदला लेना है। चाइना ने हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है, जैसे कि हमारा ब्रिटेन के साथ था, वैसे ही इनकी भी एक पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से ये चाइना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी हो जाते हैं। मतलब मुझे ये यहाँ एक बात पता चली थी कि 1990s के पहले ये जो SFF थी ये क्या करती थी, ये बिना इजाज़त के कभी कभी LAC क्रॉस करती थी और उस पार जाके ये PLA को एकदम बुरी तरीके से मारती थी, उनके गले काट के इधर ले आती थी। इस वजह से जब ये ज़्यादा होने लगा तो फिर इन लोगों को LAC से 10 किलोमीटर दूर कर दिया गया। तो ये इतने खतरनाक लोग हैं, इनको PLA से इतनी दुश्मनी है कि ये हर वक्त इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि हमें PLA से बदला लेना है। तो ये है इनकी पूरी कहानी। अब इस रेजिमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ ऑफिशियल है नहीं, मतलब इतना आप समझ लीजिए कि एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये इनके बारे में आर्मी को भी नहीं पता होता है कि ये क्या करते हैं, कहाँ ट्रेनिंग हो रही है इनकी, कहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और ये फाइटर्स तो इतने कमाल के हैं कि उनके हिसाब से ये वो लोग हैं जो उस 17,000 18,000 की फीट की ऊंचाई पे भी बिना कपड़ों के वॉलीबॉल खेलने वाले लोग हैं। तो इस वजह से ये नाइटमेयर बने हैं चाइना के लिए। अभी चाइना को इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। आपने देखा होगा अभी चाइना की एक फ़ोटो वायरल हो रही है PLA के ट्रूप्स की, जिसमें वो बड़े बड़े हथियार लेके आए हुए हैं जिनको ग्वांगडाओ कहा गया है, क्योंकि इन्हें डर है, ये इनके साथ कॉम्बैट करना नहीं चाहते हैं। तो ये पूरी कहानी है SFF की। अब इनका रोल धीरे धीरे मीडिया में ऑफिशियल किया जा रहा है और अगर ये ऑफिशियल किया गया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बैकिंग जरूर है। अदरवाइज ये जो मीडिया में आप इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं ये कभी नहीं होने वाला था। तो कहीं ना कहीं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वे वो लोग हैं जो हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और इनको ऑफिशियली इंडिया रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता है, इनको अवार्ड्स भी नहीं, इनके जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी नहीं मिलने वाली। तो सैल्यूट है इस रेजिमेंट को और इनके बहादुर जवानों को और हमारे तिब्बती भाइयों को भी, जो इतनी मुस्तैदी के साथ आज इंडिया के साथ मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।